हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स आप देखते आ रहे हैं, आपको पता है कि हम क्लास 11th के फिजिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और डिस्कशन में भी हम चैप्टर सेकंड पर पहुंच चुके थे और चैप्टर सेकंड के हम लास्ट टॉपिक पर या बोले तो लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक्स कवर किए हैं। जैसे हमने काफ़ी कर्व्स देखे थे, जैसे कि मोशन का जो चैप्टर हम कंटिन्यूस स्टार्ट करके रखा था हमने, उसमें हमने वेलोसिटी टाइम कर्व्स देखे, एक्सेलरेशन टाइम कर्व्स देखे और स्पीड टाइम कर्व्स देखे। अब उसके बाद हमें जो इस पूरे चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बारे में पढ़ना है हमें कि गति के समीकरण क्या होते हैं, कौन कौन से गति के समीकरण हैं और उनको हम कैसे ड्राइव करते हैं। क्योंकि हमारे जो 11th क्लास में जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में मोस्टली वो या तो आता है वेलोसिटी टाइम कर्व से, वेग समय ग्राफ से, या आता है वो गति के समीकरणों से। और मोस्टली जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो गति के समीकरणों से आता है, या फिर जो न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर से बनते हैं तो वो किससे बनते हैं, मोशन ऑफ इक्वेशन से बनते हैं। तो आइए आज हम मोशन ऑफ इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ड्राइव दो तरीके से कर सकते हैं, और वो दो तरीके कौन कौन से हैं। एक होता है ग्राफीय विधि से और एक होता है कलन विधि से। इसको बोले तो ग्राफिकल मेथड और इसको बोले तो कैलकुलस मेथड। इन दोनों मेथड से हम देखेंगे कि जो हमारे गति के समीकरण है इक्वेशन ऑफ मोशन वो कैसे ड्राइव होती है। उन तीनों को पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो है वो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। और ये तीनों जब तक हमारे पास फिजिक्स रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफीय विधि से, और ग्राफीय विधि से पढ़ने के बाद ये जो कलन विधि है, कैलकुलेशन जो मेथड है, वो हमें बहुत ही इजी लगेगा। आपको एक बात और बता देता हूँ, जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो किस पर आएगा, कैलकुलेशन मेथड पे आएगा, कैलकुलस मेथड पे आएगा, और हमें ड्राइव भी इसी से पेपर में करके आना है। लेकिन हमें देखने दोनों मेथड है, क्योंकि बाई चांस वो ग्राफीय मेथड पूछ ले तो हमें ये पता होना चाहिए। और ये भी बहुत सिंपल सा मेथड है, क्योंकि हम कुछ ग्राफ्स पढ़ के आए हैं अभी, और मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ बताए थे वेलोसिटी टाइम कर्व्स के ग्राफ, और वही हम यूज करके आज ग्राफीय विधि से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक केस अज्यूम करेंगे कि ऐसा ऐसा होता है, तब ये कैसे आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफीय विधि से इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरेट करना। तो सभी इधर ध्यान दें, बहुत ही आसानी से हम इनको सॉल्व करेंगे, वो ड्राइव करेंगे और आपको जरूर समझ में आएंगे। तो मैं आज हेडिंग डाल देता हूं, अपनी जो मेन हेडिंग है वो है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। तो सबसे पहले एक मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई वस्तु है, जैसे कि एक बॉल है, और वो 10 मीटर पर सेकंड से ऑलरेडी मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है, और इसको कोई आकर किक मारता है, और किक भी मारता है वो t इक्वल टू 1 सेकंड के लिए, मतलब 1 सेकंड के लिए किक मारता है, और किक मारने से इसमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या होता है, एक्सीलरेशन जनरेट होता है। तो 1 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका वेग बढ़ जाएगा। अब हमें करना क्या है कि देखो, ये प्रारंभिक वेग मान लेते हैं जिसको हम u मान लेते हैं,
ये अंतिम वेग मान लेते हैं जिसको हम v मान लेते हैं। यहाँ पर t है तो इसको 1 सेकंड ना मानकर टोटल टाइम t मान लेते हैं, एक्सीलरेशन को a। और ये जो बॉल है वो जितना दूर तक जाएगी उसको हम विस्थापन बोले तो डिस्प्लेसमेंट क्या मान लेते हैं, s मान लेते हैं। ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ये आपको समझ में नहीं आया कि नहीं आया, कि एक बॉल है वो पहले से ही क्या कर रही है, गतिशील है। और वो गतिशील कितने से है, 10 मीटर पर सेकंड से वो गतिशील है। उसमें कोई आता है किक मारता है t बराबर 1 सेकंड के लिए, और उसमें a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या हो जाता है, एक्सीलरेशन जनरेट हो जाता है। एक्सीलरेशन जनरेट होने के बाद क्या होता है, 1 सेकंड बाद उसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होती है, वो कितनी हो जाती है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है। और जितना वो दूरी तय करती है या जिसको हम बोलते हैं विस्थापन, उसको हम क्या मान लेते हैं, एस मान लेते हैं। आपको एक बात मैं क्लियर करके बता दूं कि गति के समीकरण में हम दूरी को मेजर नहीं करेंगे, क्या मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को मेजर करेंगे। तो इस ये जो घटना है इससे मैं एक आपको एज्यूम करके केस लिखा देता हूं कि यदि या फिर माना कोई वस्तु u वेग से गति करती है, एक त्वरण के पश्चात उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, समय कितना लगता है, t लगता है। ठीक है, हो जाता है, तथा विस्थापन का मान s है। तब अब हमने ये सारी चीजें मान ली। अब ये सारी चीजें मानने के बाद हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ ही विधि है तो हमें इसमें क्या बनाना है, एक ग्राफ बनाना है। और ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है वो हमारे क्लास 11th के और इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हम टाइम t मेजर करते हैं, इस पर वेलोसिटी v मेजर करते हैं। और देखिए t इक्वल टू यहाँ 0 कोई समय है, इस पर हमारी जो वस्तु का वेग है वो कितना है, u है। और इससे एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है तो यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। इसको यहाँ क्या मान लेते हैं, v। किस टाइम पे हो जाता है, t पर हो जाता है। ये समय है, ये वेग। क्लियर। अब हम क्या देखते हैं, इसका स्लोप देखते हैं। क्या देखते हैं, स्लोप। और स्लोप आपको पता है क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और स्लोप निकालने के लिए डेल वाई। अब देखिए वाई में क्या होगा, अंतर, तो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन, और टाइम में अगर हम x में निकालेंगे t माइनस 0। और ये स्लोप मैंने आपको बताया था, टाइम समय का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है वो आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, एक v माइनस यू अपॉन टी। इससे अगर हम देखें इधर मल्टीप्लाई करें तो ए टी इजकल टू वी माइनस यू और v इजकल टू यू प्लस ए टी। ये आपका क्या हो गया, यह है गति का प्रथम समीकरण है। ये क्या आ गया, हमारा गति का फर्स्ट इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। यहां तक कोई दिक्कत। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कर्व बनाया सॉरी, और उसमें हमने क्या निकाली, उसकी स्लोप निकाली। इसीलिए मैंने आपको जो ये ग्राफ्स थे आपको पहले बताए थे, और ये जो हमने ग्राफ बताए थे उसमें सबसे मतलब इजी ग्राफ जो बोले वो है। और इसमें हमने देखा कि कोई जो ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है वो प्रारंभिक वेग उसका u था, उसके बाद एक्सीलरेशन के बाद उसका वेग v हो गया, और दोनों की स्लोप निकालते हैं तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। और ये स्लोप जो वेलोसिटी टाइम का उसकी जो स्लोप है वो हमें एक्सीलरेशन देती है, तो a इक्वल टू वी माइनस यू टी, और t का मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। यह गति का क्या हो गया,
प्रथम समीकरण हो गया। आई थिंक ये आपको सबको समझ में आया होगा और इसको हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट समीकरण बोल देते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दूसरा समीकरण कैसे निकलता है। तो इसको मैं यहाँ से, आपने लिख लिया होगा, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूं और इस समीकरण को मैं एक साइड में लिख देता हूं कि इसका फर्स्ट जो समीकरण होता है वो आया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है। अब गति के दूसरे समीकरण के लिए, अब देखिए इसी ग्राफ पर हम चलते हैं, तो पहले हमने इसका स्लोप निकाला था, अब इसका निकालेंगे एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व, तो देखिए क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है वेग गुणा समय, मतलब जो एक्स अक्ष पर राशि होती है और जो वाई अक्ष पर राशि होती है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है एरिया अंडर द कर्व। और वेग समय का जो क्रॉस है वो क्या बताता है, हमें विस्थापन बताता है कि इनका विस्थापन क्या होगा। और विस्थापन के लिए हमने बताया था एस, तो ए यू सी, तो देखिए क्या होगा इसका, अगर हम इसका एरिया देखें या वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल देखें तो क्या होगा, देखिए ये क्या बन रहा है, एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, समलंब समांतर चतुर्भुज बन रहा है। और समांतर चतुर्भुज में ये दोनों भुजाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं और एक तरीके का इनको काट रही है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई उनके बीच की लंबवत दूरी। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का निकालें, नीचे इस आयत वर्ग का क्षेत्रफल निकालें और उन दोनों को जोड़ दें। एक तरीका ये भी है और एक तरीका सिंपली, अगर हमें पता है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एरिया अंडर द कर्व क्या बताता है, हमें एस बताता है 1/2, तो समांतर भुजाओं का योग, तो इसकी जो लंबाई है वो यू है, इसकी लंबाई क्या है कंप्लीट की v, इसकी क्या है u, तो क्या आ जाएगा u प्लस v गुणा उनके बीच की दूरी, और उनके बीच की दूरी क्या है, ये क्या है t है, तो s इज इक्वल टू हाफ। अब देखिए v की वैल्यू हम वहां से रख सकते हैं और v की वैल्यू वहां से रखेंगे तो u प्लस ए टी मल्टीप्लाई टी, और s इज इक्वल टू हाफ 2u प्लस ए टी मल्टीप्लाई टी, और s इक्वल टू हाफ, t का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर, और s इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और यही क्या है गति के का तृतीय समीकरण है। ये क्या है, गति का तृतीय समीकरण है। इट इज क्लियर। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये कैसे आया कि अब क्या करते हैं हम, देखो पहले में हमने क्या निकाली थी, इसकी ढाल निकाली थी। मैंने आपको ये बताया था कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है ये वेग समय ग्राफ, क्योंकि देखिए अगर इसकी हम ढाल निकालते हैं तो हमें एक्सीलरेशन मिलता है, और इसका अगर हम परिबद्ध क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है, विस्थापन मिलता है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने क्या निकाली थी, इसकी स्लोप निकाली थी, ढाल निकाली थी कर्व की, और अब क्या निकालते हैं, इसका परिबद्ध क्षेत्रफल निकालते हैं, और परिबद्ध क्षेत्रफल निकालने से हमें क्या मिल जाता है, दूसरा समीकरण मिल जाता है। और अब अगर मैं इसको यहाँ से साफ कर देता हूँ और देखता हूँ गति का तीसरा समीकरण, तो तीसरे समीकरण में भी हम क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, बस क्या करना है, इस टी को रिप्लेस करना है। और टी को रिप्लेस कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। आइए और वही विस्थापन वाला लेते हैं यहाँ पे, तो S इक्वल टू 1/2 u प्लस वी मल्टीप्लाई टी, ये क्या है t है। और अगर मैं फर्स्ट से इसकी t की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगी, देखिए v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी, होगी या नहीं होगी, ये उधर आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं गति के
प्रथम समीकरण से। तो s इजकल टू हाफ u प्लस वी, और वहां क्या बन जाएगा v प्लस वी माइनस u अपॉन a। ठीक है, तो s इजकल टू ये आ जाएगा 1/2a, तो u प्लस वी और v माइनस u। अगर मैं इसको घुमा के लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ v प्लस u, और ये क्या बन जाएगा a प्लस वी a माइनस वी का स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो 2as v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। और ये क्या हो गया गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। तो आई थिंक आपको तीनों समझ में आए होंगे। गति का फर्स्ट समीकरण हमने कैसे निकाला, स्लोप से निकाला। गति का द्वितीय समीकरण कैसे निकाला हमने, परिबद्ध क्षेत्रफल से निकाला। और तीसरा समीकरण क्या निकाला हमने कि दूसरे जो समीकरण था उसी में हमने टी की वैल्यू रख दी। टी की वैल्यू हम कहाँ से देखते हैं, मतलब तीसरा समीकरण जो हमें कैलकुलेट करना है वो समीकरण फर्स्ट से और समीकरण सेकंड के दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें गति का तृतीय समीकरण मिलता है। तो आई थिंक आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। अब इनको मैं क्या करता हूँ, एक साइड में लिख लेता हूँ। आपको ये समझ में तो आए ही होंगे। इन तीनों को मैं एक साइड में लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, और आप भी इनको कहीं जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ लिख सकते हैं, जिससे क्या है आपको आगे भूलने में मतलब भूले ना आप वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा में क्या होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गति के 3 समीकरण कौन कौन से हैं, उनकी इक्वेशन क्या क्या है, और उनको जनरेट भी कई बार करवा लिया जाता है। अब देखिए, ये हुए 3 समीकरणों की बात। अब क्या होता है कि हम गति का चौथा समीकरण भी जनरेट करते हैं। हालांकि होते गति के 3 ही समीकरण हैं, लेकिन हम जनरेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या है हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कठिनाई ना महसूस करनी पड़े, इसलिए हम एक और समीकरण खुद की तरफ से बना लेते हैं। उसे हम समीकरण भी बोल सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि इक्वेशन का एक नया जो एक मतलब इन तीनों इक्वेशनों से एक नई इक्वेशन हम जनरेट कर लेते हैं। तो वो क्या है कि मान के चलिए अगर हमें कोई टाइम दिया हुआ है कि कोई वस्तु है वो गति कर रही है, और हमें ये पूछा जाए कि 10 सेकंड के बाद उसने कितना विस्थापन तय किया, तो हम ये दूसरे वाला समीकरण लगाएंगे। इनके यूजेस भी हम बताएंगे। दूसरे वाला समीकरण लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और उसका विस्थापन, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें वेग मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर हम इसको रखेंगे तो विस्थापन मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर हमें विस्थापन मिल जाएगा तो ये क्या मिलता है, हमें टोटल विस्थापन मिलता है, या बोले तो औसत विस्थापन मिलता है कि अगर वस्तु 10 सेकंड में कितना चली है। तो इस जो दूसरी इक्वेशन है इससे हम पता लगा सकते हैं। लेकिन आजकल क्वेश्चनों का थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, और इस इक्वेशन मतलब क्वेश्चन का स्टैंडर्ड चेंज होने के साथ साथ हमें भी अपना थोड़ा स्टैंडर्ड चेंज करना है। तो हम वो कैसे करेंगे कि मान के चलिए उसने ये पूछा, देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप बनता है कि 10 सेकंड तक विस्थापन, ठीक है, और एक बनता है 10वें सेकंड का विस्थापन। दोनों में आप समझने की कोशिश करना कि दोनों में अंतर क्या है। एक तो पूछता है कि 10 सेकंड में कितने दूरी तय की, जैसे मैं यहाँ से टाइम काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक जब तक मैंने काउंटिंग की तो वो वस्तु यहाँ से कितनी दूर गई। और एक होता है कि एग्जैक्ट 10वें सेकंड में वो कितनी चली। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ कि कोई वस्तु है ए, ठीक है, और वो 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, 10 सेकंड, और 9 सेकंड में वो 91 मीटर चलती है। ये कितने में चलती है, 9 सेकंड में। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक तो 10 सेकंड तक विस्थापन, तो 10 सेकंड का कितना हो गया 100 मीटर, और एक पूछता हूँ 10वें सेकंड का विस्थापन, केवल 10वें का। तो आप क्या करेंगे
100 में से 91 माइनस करेंगे और आप बता देंगे कि 9 मीटर क्या होगा, उसका विस्थापन होगा। इट इज क्लियर। तो आपने कैसे बताया कि 10 सेकंड तक विस्थापन और माइनस 9 सेकंड तक विस्थापन, ऐसे ही तो बताया आपने। अगर अब 10, ये आपने क्या बताया, 10वें सेकंड का विस्थापन बताया आपने, 10 सेकंड तक मतलब टोटल माइनस 9 सेकंड तक जितना उसने किया वो। अगर ऐसे हमें 50 का पूछूं तो 50 माइनस 49, 40 का पूछूं 40 माइनस 39 सेकंड तक विस्थापन। तो इसी को हम एक इक्वेशन के रूप में, अब देखो ऐसे तो करेंगे नहीं वहाँ पेपर में, तो हमें एक पर्टिकुलर कोई इक्वेशन चाहिए जिससे कि हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सके, क्योंकि वो तो कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एन वे सेकंड का विस्थापन, ठीक है, ये निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, एन वे सेकंड तक विस्थापन और माइनस एन माइनस 1 वे सेकंड तक विस्थापन। तो nवे सेकंड का विस्थापन एस एन से कर लेते हैं, और एन वे सेकंड तक विस्थापन मतलब इसमें हम t की वैल्यू क्या रख देते हैं, एन रख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, यू एन प्लस 1/2 ए एन का स्क्वायर माइनस एन माइनस 1, तो यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये तो टोटल का है और टोटल का यहाँ तक पूछा तक तक, तो इसमें टी की वैल्यू एन, यहाँ पर टी की वैल्यू एन माइनस 1 रख देते हैं। अब सिंपली हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या आएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यहाँ तो सिंपल है, माइनस यू एन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस यू। देखो ये एक नॉर्मली कैलकुलेशन है तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, प्लस और ये माइनस है तो माइनस हाफ ए, और इसका अगर स्क्वायर खोलें तो देखिए क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एस एन, अब देखो यू एन से यू एन क्रॉस, तो क्या बचेगा, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस यू माइनस 1/2 ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए 1 माइनस 2n। ये किस किस को समझ, देखिए इसका गुणा इससे किया, एक का स्क्वायर एक ही होता है माइनस 2n, और इस टोटल को मैंने ब्रैकेट में रख दिया और 1/2 ए का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये भी टर्म क्रॉस हो जाएगी, तो एस एन इक्वल टू क्या होगा, यू माइनस, अगर इसका हम माइनस बाहर ले लेते प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, a/2 माइनस 1। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, और यही क्या है, बोले तो गति का चौथा समीकरण बोल सकते हैं, या एक ऐसी इक्वेशन बोल सकते हैं जिससे हम एन वी सेकंड का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी किसी को समझ में आया होगा, किसी को समझ में नहीं आया होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर मुझे nवे सेकंड का विस्थापन ज्ञात करना है तो मुझे क्या करना होगा, n सेकंड तक ज्ञात करना है और उससे n माइनस 1 वे का ज्ञात करना है। माइनस कर देंगे तो n सेकंड का आ जाएगा। जैसे कि टोटल 10 सेकंड का ज्ञात कर लेते हैं, अगर वो 10वें सेकंड का पूछता है तो देखो टोटल 10 सेकंड का ज्ञात कर लेते हैं और 9 का ज्ञात कर लेते हैं, 10 में से और 9 का घटा देंगे तो ये 10वें सेकंड का हमको मिल जाएगा। अब ये टाइम ही तो है, 10 सेकंड क्या है, टाइम, ये भी क्या है, टाइम, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो अब अगर ये मान लो ये तो है एन और ये क्या हो गया, एन माइनस 1 ही तो हुआ, एक कम ही तो हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने क्या किया कि nवे सेकंड का विस्थापन इक्वल टू nवे सेकंड तक विस्थापन माइनस n माइनस 1 वे सेकंड तक विस्थापन।
विस्थापन के लिए हमें पता है इक्वेशन कौन सी लगाते हैं हम, सेकंड। तो टी की जगह एक बार एन और टी की जगह एक बार एन माइनस वन, तो यू टी की जगह एन रख दिया, हाफ टी की जगह फिर एन रख दिया, माइनस यू एन माइनस वन हाफ एन। कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आई तो एक बार और बता देता हूँ, ये यू एन हो गया, ये हाफ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस का मल्टीप्लाई किया था तो देखो ये यू एन माइनस का माइनस माइनस प्लस यू हो गया, माइनस ये प्लस माइनस होगा माइनस, एक बट्टे दो ए। अब एन माइनस वन का स्क्वायर खोलेंगे तो एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, क्योंकि क्या होता है टू ए वी होता है। तो यहाँ क्या बच गया, यू एन से यू एन कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर आ गया प्लस यू आ गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये आ गया वो, फिर इसका मल्टीप्लाई मैंने ये पूरा ब्रैकेट में ले लिया क्योंकि एक का स्क्वायर प्लस वन टू एन माइनस वन, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये टर्म कट जाएगी, यू आ गया। अब देखिए अगर इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, जो कि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, टू एन माइनस वन हो गया। ये क्या हो गया, एन वे सेकंड का विस्थापन आ गया। और इससे हम जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमने देखे जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तीनों समीकरण थी इक्वेशंस, वो हमने कैसे ड्राइव की ग्राफ की मदद से। और कल हम इनको देखेंगे कैलकुलेशन मेथड, कैलकुलस मेथड से इनको ड्राइव करेंगे। तो आपके पास दो मेथड हो जाएंगे। अगर वो पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि गति के समीकरणों को ड्राइव कीजिए, ठीक है, तो आप ग्राफीय विधि भी काम में ले सकते हैं, कलन विधि भी काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर आपको ये देके पूछे कि कलन विधि से इक्वेशन ऑफ मोशन या गति के समीकरण ड्राइव कीजिए, तो हम उसको ही काम में लेंगे। मोस्टली क्या होता है, कई स्कूलों में ये पढ़ाई भी नहीं जाती, कई कोचिंग इंस्टीट्यूटों में केवल कैलकुलस वाली विधि पढ़ाई जाती है और पेपर में भी मोस्टली वही करके आनी होती है। दोनों से इक्वेशन सेम आएंगी, क्वेश्चन भी सेम होंगे, क्वेश्चन का आपको तरीका बता दिया जाएगा, क्योंकि 11th में इतने ज़्यादा हाई लेवल के जो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स नहीं आते, क्योंकि इसमें देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर, तो इनमें से किसी तीन की वैल्यू दे देगा और एक की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर ऐसा होगा कि दो की वैल्यू दे देगा, एक की हिंट दे देगा। तो ऐसे करके आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो भी हम कराने की कोशिश करेंगे। और जो चौथा ये है, ये मैंने आपको बता दिया, इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ऐसे पूछेगा 11वें सेकंड कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड है, यू की वैल्यू दे देगा, ए की वैल्यू दे देगा कि मतलब वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के से त्वरित है। तो 11वें सेकंड, तो 11वें सेकंड में अगर वो देगा तो एन की वैल्यू 11 हो जाएगी और इससे हम माइनस प्लस करके कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो आई होप आपको ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो समझ में आई होंगी अच्छे से। नहीं आई तो आप एक बार वीडियो दोबारा देखें, और कल हम इसका जो अगला पार्ट है कैलकुलस वाला वो ट्राई करेंगे, एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, तो जरूर हमें वो जो इक्वेशन है वो मिलेंगी। तो ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।